मैं उषा शर्मा, मैं एज ए सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र जो शिमला का है रोडू में, वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जिस तरह से कहा गया कि प्राकृतिक खेती पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमारा जो यहाँ पे प्राकृतिक खेती पे एक डेमोस्ट्रेशन वो हमारा एक विग्रस रूट स्टॉक MM111 पे भी लगा है और सीडलिंग ब्लॉक भी, और साथ ही साथ हमने M9 पे भी हमने कार्य शुरू कर दिया है। अगर जीवामृत की हम बात करते हैं तो 5 लीटर से भी हम इससे काम चला सकते हैं। एक तो हमारा जीवामृत, घन जीवामृत, और साथ ही साथ इसमें हमारी जो है मल्चिंग हम बात करें, ड्राई ग्रास मल्च, उसको हम यूज़ करते हैं। ड्राई ग्रास में सूखा घास जो हमारे पास होता है या जो भी हमारे पास घास हमारे बगीचे का होता है, उसको हम तौलिए में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार बागवान साथियों, हमारे चैनल बागवानी की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, क्या प्राकृतिक खेती तकनीक से सेब बागवानी संभव है। बागवान साथियों, जैसा कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे सेब के बगीचे में बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि केमिकल के अधिक प्रयोग से हमारे पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है। हम नेचुरल तरीके से इस पर कैसे काम कर सकते हैं, यही हमें बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र रोहड़ू से डॉक्टर उषा शर्मा जी, जिनसे बातचीत कर रहे हैं युवाओं के चहेते प्रगतिशील बागवान श्रीमान डिम्पल पांचटा जी। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। बागवान साथियों नमस्कार। अभी मैं रोहड़ू के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र करालश में मौजूद हूँ। आपको मैं यहाँ का आज थोड़ा सा विजिट करवाऊंगा और हमारे जो यहाँ के प्रमुख है डॉक्टर उषा जी, उनसे भी बात कराऊंगा। ये कुछ एक प्लांट यहाँ पर KVK रोहड़ू के अंदर थे लास्ट इस विंटर में। इसमें मैंने प्रूनिंग खुद करी थी, इसलिए इसको थोड़ा सा हमने ठीक करने की कोशिश करी है, जितना भी एक साल में पॉसिबल था प्लांट को की कैनोपी को मेंटेन करना। और ये वाला जो ब्लॉक है हमारा, आप देखेंगे इसमें जौ बीजे गए हैं, इसमें हल्दी बीजी गई है, इसमें बहुत सारे क्रॉप रोटेशन की गई है। और ये वाला जो ब्लॉक था हमारा, ये प्राकृतिक खेती वाला है। इसके अंदर जो वैरायटी लगी है, रेड ब्लॉक्स, रेड लम गाला, ऑर्गन सपर, निको रेड गाला, रेड कैप, वेल्टॉट, रूस्टॉक और सीडलिंग, ये दोनों में है। और इसमें जो फसलें लगी है वो सारी, और प्राकृतिक खेती से इसमें जीवामृत, सौंठ अस्त्र, घन जीवामृत, खट्टी लस्सी, अग्नि अस्त्र, ये सारी चीज़ों से इसको मैनेज किया जाता है। आज नेचुरल खेती के बारे में भी थोड़ा जानेंगे हम डॉक्टर साहब से। अगर हम यहाँ के प्लांट हेल्थ की बात करें तो बहुत ही शानदार। थोड़ा सा इसमें पहले से प्रूनिंग वगैरह की थोड़ी समस्या थी, तो इस बार मैंने भी इसमें मदद की। और यहाँ के जो हमारे प्रमुख है डॉक्टर उषा जी, उन्होंने काम किया, और जितने हमारे साइंटिस्ट हैं उन सब ने इस ऑर्चर्ड पे काम किया। और आज हम देख रहे हैं कि इसमें क्रॉप बहुत ही शानदार है, प्लांट हेल्थ बहुत अच्छी है, लीफ साइज बहुत अच्छा है। और ये जो ब्लॉक है हमारा, ये प्राकृतिक खेती का है। सबसे बड़ी बात है, ये प्राकृतिक खेती पे है। अगर हम फ्रूट साइज की बात करें, आप देख भी पा रहे होंगे, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मेंटेन करवाया है, करा है। और पूरा 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक फ्रूट है। किसी भी तरह का केमिकल इसमें बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये पूरा ही ब्लॉक हमारा है। ये देखिए आप, ग्रोथ आप देख सकते हैं। हाँ, 1 फुट से ऊपर आपकी ग्रोथ हो चुकी है। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत। डॉक्टर साहब, पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए,
जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपसे जो ज़्यादा जानना चाहेंगे, एक तो हम प्राकृतिक खेती पे जो आपने यहाँ काम किया है, और एक डॉक्टर बरागटा जी भी हमारे बीच मौजूद है इस वक्त। तो डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि नेचुरल खेती में आपको लगभग अभी यहाँ लगभग 2 साल के आसपास होने को है, तो आपने ये सारा बगीचा मैनेज किया है। तो क्या हमारा फार्मर प्राकृतिक खेती स्पेशली सेब में कर सकता है? थोड़ा बहुत हम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि नॉन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल जी के अंडर आप और हम सब लोग जुड़े हैं, उनके दिशा निर्देश पे ये सारा कार्य हो रहा है। तो आप कितने सेटिस्फाइड है और हमारा बागवान कितना सेटिस्फाइड हो सकता है प्राकृतिक खेती से? पहले तो हमारा प्राकृतिक खेती पे आपके एक क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद जो थोड़ी सी डिजीज़ है उस पर भी लोगों के बहुत सारी क्वायरीज थी, हम अपने एंड से भी देते हैं और आपके एंड से भी हम चाहेंगे जो नॉन यूनिवर्सिटी में गाइडलाइन दी है उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार। जैसे कि पांचटा जी ने बताया आपको कि मैं उषा शर्मा, मैं एज ए सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र जो शिमला का है रोडू में, वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जिस तरह से कहा गया कि प्राकृतिक खेती पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमारा जो यहाँ पे प्राकृतिक खेती पे एक डेमोन्स्ट्रेशन वो हमारा एक विग्रस रूट स्टॉक MM111 पे भी लगा है और सीडलिंग ब्लॉक भी, और साथ ही साथ हमने M9 पे भी हमने कार्य शुरू कर दिया है। और जहाँ तक हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं कि प्राकृतिक खेती में मेनली जो हमारा एक इसका एक इम्पैक्ट रहता है वो सॉइल हेल्थ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। और उसमें प्राकृतिक खेती का मतलब ये नहीं कि हम प्रकृति पे इसको बिल्कुल छोड़ दें। प्राकृतिक खेती का मतलब है कि हमें सॉइल हेल्थ का मतलब है कि सॉइल में जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है उस पर हमें काम करना है। तो उसके लिए चार जो प्राकृतिक खेती के पिलर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके एक भी मिस होने से हम प्राकृतिक खेती अपनी जो है हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर में नहीं कर पाते हैं। तो इसमें जो मेन हमारा जो काम रहता है वो एक तो जो जीवामृत आप लोगों ने सुना होगा, घन जीवामृत सुना होगा, वो एक रिप्लेसमेंट है हमारे गोबर की जगह। जो हम सड़ा गला गोबर हम जो खेतों में बगीचों में डालते हैं उसकी रिप्लेसमेंट है, क्योंकि हमारे पास इतना पशुधन हमारे पास नहीं है कि हम पूरे, आप सोच सकते हैं कि हमारा 10 साल से जो ऊपर का पौधा होता है वो 100 किलो गोबर की अगर की उसकी डिमांड रहती है, जो हमारे पास अब अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम जो अगर जीवामृत की हम बात करते हैं तो 5 लीटर से भी हम इससे काम चला सकते हैं। एक तो हमारा जीवामृत, घन जीवामृत, और साथ ही साथ इसमें हमारी जो है मल्चिंग हम बात करें, ड्राई ग्रास मल्च उसको हम यूज़ करते हैं। ड्राई ग्रास में सूखा घास जो हमारे पास होता है या जो भी हमारे पास घास हमारे बगीचे का होता है उसको हम तौलिए में हम उसका यूज़ कर सकते हैं, उसका बहुत रोल रहता है। और मल्च एक ही तरह से नहीं, दूसरी हमारी लाइव मल्च होती है। लाइव मल्च का आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो खेतों में हमने लगा रखा है, अभी हमारे पास मटर लगा था, मटर के बाद जो है हमने इसमें ये मेथी का बीज जो हमने डाल दिया है, क्योंकि मेथी हमने इसलिए अभी डाली है कि आगे जो है हमने इसमें दालों की फसल लगानी है। दालों में हमारी राजमा है, माश है, वो हमारा लगेगा। तो बीच में सिर्फ ये जो 1 महीने का गैप है इसको हमने कवर क्रॉप लगाने के लिए हमने मेथी का यूज़ किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो है इसमें मल्चिंग का इस्तेमाल करें। तीसरा हमारा एक वापसा लाइन है जहाँ पे आप लोग खड़े हैं, आप देखिए यहाँ पे एक नाली बनी रहती है। नाली में जो है उसमें घास से ये कवर हुई है अभी नाली। तो ये जो हमारा, जब हमारे को पानी की ज़रूरत होती है गर्मियों में तो इसमें पानी स्टोर रहता है, मतलब पानी की मॉइस्चर इसमें अच्छा बना रहता है। और जब हमारा एक्सेस वाटर जब आपके रेनी सीजन में तो उसको ड्रेन आउट कर देता है आपके बेसिन एरिया से। तो ये बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है कि हमारे जितने भी रूट सिस्टम है हमारे प्लांट का, इसका हेल्दी रहे। और जब हमारा रूट सिस्टम और सॉइल हेल्थ हमारी अच्छी होगी तो हमारा जो प्लांट हेल्थ है वो तो ऑब्वियस है कि हमारी अच्छी रहेगी। और बीमारियों की जो बात करते हैं या हम कीड़ों की बात करते हैं जो हमारे इसमें आती है कुछ, तो क्योंकि जब नेचुरली प्लांट हेल्थ अच्छी होगी तो इसका जो अपना डिफेंसिव सिस्टम वो अच्छा रहेगा। लेकिन इसके लिए हमारी कुछ फॉर्मुलेशंस है, जैसे बीमारियों के लिए हम जो है जीवामृत का इस्तेमाल भी करते हैं, खट्टी लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, रामबाण है जो खट्टी लस्सी और जीवामृत का
एक घोल होता है इकट्ठा, उसको यूज़ करते हैं। और इसके साथ सौंठ अस्त्र, सौंठ जो होती है हमारी अदरक से जो सौंठ बनी होती है, उससे जो हमारी फॉर्मुलेशन बनती है, उसको हम बीमारियों के लिए खासकर हम यूज़ करते हैं। जहाँ तक कीड़ों की बात है, या हम एफिड की बात करते हैं, या हम बीटल की बात करें, या और भी जितने हमारे इंसेक्ट पेस्ट हैं, तो उसके लिए हमारे पास दशपर्णी अर्क एक हमारा इस्तेमाल होता है। फिर हमारा अग्नि अस्त्र है। फिर हमारी इस तरह के हमारे अस्त्र जो हमारी लोकल जो प्लांट्स हैं, जो अवेलेबल प्लांट्स हैं, उसके द्वारा हम जो है फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं, जो हमें इंसेक्ट्स के लिए हम इस्तेमाल। तो ये सारी चीज़ें, और उसको इंटीग्रेट करके ही हम इसको कर सकते हैं। मतलब सिंगल ये नहीं कि एक आपने जीवामृत इस्तेमाल किया तो आपको इसको रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें ये सारी चीज़ें लेके हमें एक सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ता है, तब हम ये खेती कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक मेरा क्वेश्चन था, जो ये वाला ब्लॉक है हमारा नेचुरल खेती का, ये कितनी साल से नेचुरल पे है? इसको 3 साल हो गए। 3 साल चलिए। से पहले डॉक्टर नागेंद्र ने इस पे ट्रायल लगा रखे थे, उसके बाद जो इसको कंटिन्यू किया, तो 3 साल हमें हो डॉक्टर गए। साहब, इसका तो जीता जागता सबूत मैं भी हूँ कि आज से 3 साल पहले हम तो कंटिन्यू आते रहते हैं पहले से, तो इसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि एक वक्त तो मैंने भी ये शब्द बोल दिए थे कि इसको अप्रूव करके नई प्लांटेशन करे। तो प्लांट हेल्थ इम्प्रूव हुई है, विदाउट केमिकल हुई है। हमने अपने बगीचों में प्लांट हेल्थ इम्प्रूव की है। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये कंडीशन में अच्छा नहीं था पहले। क्या डॉक्टर साहब, फार्मर हमारा ब्लाइंडली ये फेथ कर सकता है कि अगर वो नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग, या नेचुरल ऑर्गेनिक तो मैं नहीं कहूँगा इसको, नेचुरल फार्मिंग पे काम करते तो उसको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे? प्रोडक्टिविटी का जो हमारा आंकड़ा है, क्या वो सही रहेगा? वेजिटेशन में तो ऑलरेडी हम सही आ चुके हैं जो हम देख रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी पे कितना इम्पैक्ट है जो आप मानते हैं? देखिए, जहाँ अब मैं इसकी बात आप प्रोडक्शन की आप बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी की आप जो बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आप देख ही रहे हैं फ्रूट क्रॉप, तो आप यहाँ पे फ्रूट सेटिंग आप देख रहे हैं कि कितना फ्रूट सेट यहाँ पे हुआ, किस तरह का फ्रूट साइज है। और इससे पहले जो है 5 साल मशोबरा रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्टेशन मशोबरा में काम किया गया, और वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली जो है 5 साल से आपने भी इस पे देखा होगा कि वो एक हमारा जो अबेंडेंट ऑर्चर्ड था, उसको किस ढंग से मेंटेन हुआ है वो, और किस तरह से उसकी जो प्रोडक्शन है हर साल मतलब वो मेंटेन रह रही है। तो ऐसा नहीं है कि इससे कोई प्रोडक्शन में कमी आती है, मेहनत ज़्यादा रहती है, लेकिन प्रोडक्शन में कहीं भी कमी नहीं आती। और इसके साथ साथ जो ये इंटरक्रॉपिंग जो हम करते हैं साथ में, इससे जो एडिशनल इनकम आती है, वो जो हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसको सपोर्ट करता है। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि फार्मर ये सोचता कि हम नेचुरल खेती तो करेंगे, मगर ये जो क्रॉप्स है इसको नहीं बीजेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है विदाउट क्रॉप? नहीं, इसके ये मैं कहना चाहूंगी कि इसके बिना जो है मुश्किल है। हाँ। क्योंकि आपकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है वो आपके इसके थ्रू ही मिल पाएगी, और आपकी फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी है, इसको आपने बढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें हमें इंटरक्रॉपिंग भी हमें करनी ही पड़ेगी, तब जाके हम जो है नेचुरल फार्मिंग हम कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमें एक चीज़ बताइए। मैं अभी इस बगीचे को विजिट कर रहा था, तो मुझे एफिड्स, इंसेक्ट्स और लीव्स में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, बल्कि जो हमारा नीचे वाला ब्लॉक है केमिकल वाला, उसमें मुझे अल्टरनेरिया के स्पॉट्स दिखे, मगर मुझे अभी यहाँ अगर दिखे तो बहुत ही कम है, मगर मेजॉरिटी में नहीं है। तो क्या आप ये मानते हैं कि भाई अगर फंगिसाइड से ही कंट्रोल होता है, या जो हमारा नेचुरल खेती है इससे भी पॉसिबल है? देखिए, नेचुरल फार्मिंग में एक बात बताना चाहूँगी आपको कि इसका डिफेंसिव सिस्टम अपने आप जो है ये काफ़ी स्ट्रांग रहता है। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर डिजीज़ कभी आ जाती है, उसको रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन ये हमेशा डिले जो है डिजीज़ को डिले करता है। क्योंकि पहले अगर आप ये देखेंगे कि अगर कभी कंडीशंस बहुत कंजीनियल बनती है, कंडीशन बड़ी फेवरेबल बनती है किसी डिजीज़ के लिए, तो वो पहले हमारे केमिकल फार्मिंग वाले जो प्लांट्स हैं उसको अटैक करती है, उसके बाद जो हमारे नेचुरल फार्मिंग में आती है। क्योंकि केमिकल के थ्रू हम कुछ हद तक मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो एक इसका ये पॉजिटिव रहता है कि इसका डिफेंसिव सिस्टम अपना अच्छा रहता है। लास्ट ईयर का मैम आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत समस्या आई लीव्स की, उससे पहली साल रेनी सीजन था, तो उसमें हमने नेचुरल फार्मिंग में क्या फर्क देखा? देखो, लास्ट ईयर जो हमारे पास मेन प्रॉब्लम आई थी वो अल्टरनेटिव लीफ स्पॉट और माइट का इशू लास्ट ईयर रहा था। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जहाँ पे एक्सेसिव यूज़ ऑफ, और एक्सेसिव भी मतलब अनजुडिशियस यूज़ ऑफ, जहाँ पे
केमिकल्स का हुआ, वो हम स्प्रे पे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा स्प्रे किया, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेस में थे लास्ट ईयर हमारे प्लांट्स, और ऊपर से जो उनको इस तरह का फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड की गई, उससे माइट का इन्फेस्टेशन बढ़ा। माइट की इन्फेस्टेशन से प्लांट जो है स्ट्रेस में आ गया और उसका ड्राई वेदर रहा पूरा। स्ट्रेस की वजह से जो है हमारा ऑल्टर्न एरिया जो है उसका अटैक काफ़ी ज़्यादा हमारे प्लांट्स पे पड़ा। और ऑल्टर्न एरिया का अटैक जो है, जहाँ पे हमारा केमिकल बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में यूज़ हुआ था, वहाँ पे उसका अटैक ज़्यादा रहा कंपैरेटिव टू हमारे नेचुरल फार्मिंग ऑर्चर्ड्स में। तो ये लास्ट ईयर की हमारी ऑब्जर्वेशंस है। और जहाँ तक हम अपने एक्सपेरिमेंटल प्लॉट की भी हम बात करते हैं कि जो थोड़ा बहुत माइट का हमारा अटैक आया था लास्ट ईयर भी, वो हमारे केमिकल ब्लॉक में हमारे पास आया, क्योंकि कंडीशंस हर जगह फेवरेबल थी माइट्स के लिए भी और हमारे डिजीज के लिए। लेकिन उसमें भी क्योंकि जो मैं माइट की बात करती हूँ, वो नेचुरल फार्मिंग में जो हमारे प्रीडेटर्स आते हैं उसकी वजह से इसमें माइट का अटैक, क्योंकि मैंने मशोबरा में भी 5 साल नहीं देखा अभी तक माइट का जो इन्फेस्टेशन है, ना ही हमने अभी तक इस ब्लॉक में हमने देखा है। मे भी आगे किस तरह की सिचुएशन रहती है, अभी वहाँ पर बहुत कम पीरियड हमने काम किया है कि 5 साल का हमारा ये अभी रहा है, आगे किस तरह का सिस्टम रहता है। पर अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस है, इसमें जो माइट का इन्फेस्टेशन जो है वो हमें नहीं मिलता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि माइट की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है लोगों को। यहाँ तक कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, फार्मर 4 से 5 स्प्रेज तक जा रहे हैं। और हम भी ये बता रहे हैं फार्मर को कि जितना ज़्यादा आप स्प्रेज पे जाएंगे उतनी ज़्यादा माइट आएगी, जितना हम प्रेडेटर को डिस्टर्ब करेगी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जो अभी अल्टरनेरिया के स्पॉट्स है, बहुत सारे फार्मर के आपको भी आए, उन्हें हमें भी आए, तो जो हमारी नॉन यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है, बहुत सारे लोग उसको पढ़ नहीं पाते नोटिफिकेशन को। तो जो नॉन यूनिवर्सिटी ने हमें गाइडलाइन दी है अल्टरनेरिया ब्लॉच के लिए, तो वो क्या है? देखिए, अल्टर्न एरिया का हमने भी देखा है कि काफ़ी ऑर्चर्ड्स में इस बार आने लगा है। अभी ऑर्चर्ड्स में कुछ जो है, अभी लास्ट वीक की हम बात करते हैं तो फाइटोटॉक्सिटी की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं। काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में जो है, ऑर्चर्ड्स में जो है फाइटोटॉक्सिटी हमने नोटिस की है। और अभी आज भी मैंने आपसे बात की थी कि अभी आज मॉर्निंग में जो चौपाल से भी हमारे पास एक फोटोग्राफ आया है जिसमें कि फ्रूट में जो है स्पॉटिंग हो गई है, वो ड्यू टू जो हमारी फाइटोटॉक्सिटी हुई है। तो इस तरह से फाइटोटॉक्सिटी के काफ़ी सारे रिपोर्ट्स आए हैं, जिसमें कि लीव्स की बर्निंग भी हुई है। उसमें हमने आपका कलबोग एरिया से भी हमारे पास आए हैं और आपका चौपाल एरिया से भी हमारे पास जो है फाइटोटॉक्सिटी के सैंपल्स आए थे। और अब हमने देखा है कि उनसे जब हमने बात की है तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब रिलीव्ड है, अब हमारा जो प्लांट है रिकवर कर रहा है, तो वो इश्यूज हमारे रिजॉल्व हो गए हैं। अब जो है हमारा जो ऑल्टर्न एरिया, क्योंकि ये जो ऑल्टर्न एरिया के सिम्टम्स हैं, ये जब हमारा रेंस के मतलब गर्मी में रेंस बीच बीच में आती रहती है, तो वो उसके लिए एक फेवरेबल जो कंडीशंस होती है वो फेवरेबल रहती है। 20 से 26-28 डिग्री टेम्परेचर रहता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है और समर में ज़्यादा इसका अटैक रहता है। तो ये भी मुझे लगता है जहाँ पे एक तो स्प्रेज में काफ़ी गैप आया है, जहाँ पे फंजीसाइड्स नहीं हुए हैं, वहाँ पे ये इसका अटैक हमने देखा है। और जहाँ पे कुछ लोगों ने ये किया है कि न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे ज़्यादा किया है फंजीसाइड्स को अवॉइड करते हुए, वहाँ पे इसका ज़्यादा जो अटैक हमने देखा, उन्हीं ऑर्चर्ड्स में इसका देखा है। जहाँ पे जो है नॉर्मल वे में हमारी स्प्रेज चल रही है, वहाँ पे इसका सिम्टम्स है, बहुत माइल्ड सिम्टम्स है। तो इसके लिए जो हम मैनेजमेंट के लिए हम यूनिवर्सिटी की अगर रिकमेंडेशन देखते हैं, तो या हम जो करवा भी रहे हैं उसमें हमारा ज़िने प्लस हेक्साकोनाज़ोल अवतार के नाम से फंजीसाइड आता है। इसको प्रेफरेबली हम इसको बोल रहे हैं कि क्योंकि ये हर तरह के जो टेम्परेचर पे वर्क कर जाता है। डोडीन जो है काफ़ी इफेक्टिव है, जहाँ पे टेम्परेचर लो है, जहाँ पे ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं रहता है, डोडीन वहाँ पे इफेक्टिव है, काफ़ी अच्छा काम करता है। डोडीन भी लिक्विड फॉर्म में भी आ रहा है और आपका पाउडर फॉर्म में भी है। इसके साथ साथ जो हमारा कैब्रियोटॉप है, कैब्रियोटॉप आप उसका भी रिकमेंडेशन है, तो वो भी अच्छा काम करता है ऑल्टर्न एरिया के लिए। फिर आपका मैरीवॉन है, मैरीवॉन भी वर्क करता है। लेकिन थोड़ा सा जो ये कंडीशंस होती है ड्राई कंडीशंस में, तो ड्राई कंडीशंस में हम ज़्यादा जो प्रेफरेंस हम देते हैं केमिकल्स, उसमें ये है कि आप कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टेमिक का जो एक कॉम्बिनेशन है उसको प्रेफर करें। क्योंकि जो आपके सिस्टेमिक प्लस सिस्टेमिक, क्योंकि लूना है आपका, लूना भी स्टेज में हम कर सकते हैं और इफेक्टिव है इसके लिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो टाइम है, गर्मी का टाइम है, प्लांट ऑलरेडी थोड़ा स्ट्रेस में रहता है, तो इतना सिस्टम में और ड्राई वेदर में जो है सिस्टेमिक में हम कम प्रेफरेंस देते हैं कंपैरेटिव टू हम
डॉक्टर साहब एक रेनी सीजन में। एक्सपीरियंस मेरा भी है पिछले 3 साल का। पहली साल हमें ड्रॉट से स्ट्रेस में थे प्लांट, उसके बाद वाटर स्ट्रेस था, फिर लास्ट ईयर फिर से ड्रॉट स्ट्रेस था। इस साल ये कंडीशन बन रही है कि शायद कहीं वाटर स्ट्रेस आएगा। तो हमने ये देखा कि जहाँ सारी नए मॉलिक्यूल फेल हो गए थे, वहाँ पर जो नॉन यूनिवर्सिटी का परंपरागत कहेंगे हम, जो जिंक बेस्ड फंगेसाइड्स है आपका, एंट्राकॉल से लेकर M45 से लेकर, उसका वर्क सारे मॉलिक्यूल से बेस्ट रहा है और हमने उस पे रिजल्ट भी लिए। तो जो जिंक बेस्ड फंगेसाइड है उसका कितना रोल और कैसे वर्क करता है, ये थोड़ा सा क्लियर करे फार्मर को। देखिए, ऐसा मैं ये नहीं कहूंगी कि जिंक बेस्ड, मैं ये जो हम देख रहे, जो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स है वो ड्राई वेदर के लिए हम प्रेफरेबली, अच्छा ओके, ड्राई वेदर्स के लिए जो हम कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स को प्रेफरेबली हम बोलते हैं कि ड्राई उसमें कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स पे जाएं। कॉन्टैक्ट अगर आपको थोड़ा, जैसे अभी मॉइस्चर इस साल है तो उसमें हम साथ में हम सिस्टेमिक भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे सिस्टेमिक मॉलिक्यूल्स वर्क नहीं करते हैं, वो जो उनकी प्रेफरेंस रहती है, वो जब हम रेनी वेदर्स में हम जब काम करते हैं तो रेनी वेदर्स में हम जो रिकमेंड करते हैं इस वेदर में हम ये कि सिस्टेमिक मॉलिक्यूल पे जाएंगे। उसको सिस्टम में जब आता है मॉलिक्यूल तो वॉश आउट नहीं होता, तो वो अच्छा वर्क करता है। लास्ट ईयर इसलिए वर्क नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, प्लांट इस पोजीशन में नहीं था कि वो उसको एब्जॉर्ब कर पाए। उस वजह से जो लास्ट ईयर का जो फेलियर रहा वो मेन फेलियर रहा कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है कॉन्टैक्ट के अलावा कोई भी मॉलिक्यूल काम नहीं कर पाया था लास्ट ईयर। ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हम अब केमिकल वाले पोर्शन की ओर भी जाएंगे और मैं बागवान साथियों आपको दिखाऊंगा कि डॉक्टर उषा ने जो यहाँ पर सेटअप किया है या करने जा रहे हैं वो कितना आला दर्जे का है, और जो नई साइट हमने बनाई है वो कैसी है। और एक वक्त वहाँ पे बिल्कुल झाड़ियाँ थी और आज एक अच्छी लैंडस्केपिंग के साथ काम किया गया है। और डॉक्टर साहब से हम ये भी जानेंगे कि अगर हमारा फार्मर नेचुरल खेती से जुड़ना चाहता है तो वो उसके पास बेस्ट वे है क्या है। ये वाला ऑर्चर्ड, डॉक्टर साहब पहले आप यही बताइए कि लोगों को अगर प्राकृतिक खेती में जुड़ना है, स्पेशली महिलाओं को, क्योंकि गाय से जुड़ी हुई सबसे ज़्यादा महिलाएं होती है, और वो कैसे जुड़े, कैसे कांटेक्ट करे, या इस खेती में आना चाहते तो कैसे कर सकते हैं प्राकृतिक खेती। देखिए, प्राकृतिक खेती के लिए जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रह गया था वो था हमारा गाय। गाय इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। गाय के बिना आप प्राकृतिक खेती नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा है कि हमारी जो फार्म वुमेन्स हैं वो इसके पीछे, इसके साथ बहुत अच्छा काम कर सकती है और उनका रोल, मेन रोल जो इसमें वो लीड कर सकती है इस खेती को। तो अब आप यहाँ भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम जो है, कैसे अभी हमने जो नया ब्लॉक जो हमने सेटअप किया है, नई प्लांटेशन हमने सारी की है, और आप ग्रोथ भी देख सकते हैं कि इसमें कोई केमिकल हमने नहीं ऐड किया, कुछ भी हमने केमिकल नहीं ऐड किया, लेकिन हमने जीवामृत उसका इस्तेमाल, और साथ ही साथ जो हमारा जो गाय के नीचे से जो वॉश आउट आता है उसको भी हमने यूज़ किया है इन पेड़ों के न्यूट्रिशन के तौर पे। और साथ में जो इंटरक्रॉपिंग जो है हमारी वो हमने स्टार्ट कर दी है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमने बीन्स लगा ली है, और इसके साथ साथ ही हम कुछ मिलेट्स भी इसमें लगाएंगे, क्योंकि फॉस्फोरस सॉल्बिलाइजेशन वगैरह में हमारा जो है सीरियल्स काफ़ी बड़ा रोल वो करते हैं। मिलेट्स का भी रोल रहता है हमारी खेती बाड़ी में, जो सॉयल स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने को, उसको इम्प्रूव करने में जो है इन जो इंटरक्रॉप्स है इसका काफ़ी बड़ा रोल रहता है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, या महिलाएं या मेन इस खेती में आना चाहते हैं, वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या माध्यम है उनके पास। देखिए, आप हमारा कृषि विज्ञान केंद्र में आके सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि पर्सनली अगर आप विजिट करें, आप अपने आप देखें, तो वो सबसे बेस्ट एक वे रहेगा, क्योंकि आप सीइंग इज बिलीविंग, मतलब जब आप देख के तभी आप उसको बिलीव भी करेंगे। अदरवाइज मुझे लगता है आप वर्बली या फ़ोन पे हम कांटेक्ट में रहेंगे तो। दूसरा ये कि आप मेरा नंबर लेके, मैं अपना नंबर, मेरा नंबर है 9418078973, इस पे आप कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं, और हम इसको आगे, इस कैंपेन को जो है इसको आगे लेके चल सकते हैं। इससे हमारा, जहाँ हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा, मिट्टी का स्वास्थ्य तो इम्प्रूव होगा, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो उसमें बेटर वे में चेंजेस आएंगे, और अगर हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी हेल्दी रहेगा। तो इस तरह से जो प्राकृतिक खेती हमें हर तरह से हमारे को जो है अच्छे
रास्ते की तरफ हमारे को लेके जाएगी। एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब को, जो समुद्री शैवाल है अर्क से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो प्लांट स्ट्रेस में रहता है उसमें सकारात्मक है, और आज के अखबारों से संबंधित, आज हर अखबारों में इस संबंध में विवाद छिड़ा है। क्या जो हमारा सीवीड है वो स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है? क्या आपको? देखिए, जहाँ तक सीवीड्स की बात है, वो कुछ क्रॉप्स में मुझे लगता है उसका काम हुआ होगा, लेकिन एप्पल में हमने अभी तक उस पे हमने काम नहीं किया, तो इसलिए हम इस बारे में ज्यादा नहीं बोल नॉनी ने सकते। काम नहीं किया। हाँ, नॉनी में भी कोई काम नहीं हुआ। और दूसरा ये कि अगर हम नेचुरल फार्मिंग की बल्कि अमेज एक्सेल पे तो हुआ है, वो तो पैकेज एंड प्रैक्टिस में हुआ है। हाँ, वो तो हमने देखा है। लेकिन पर हमने जो है बाकी जो एप्लीकेशन जो काफी इससे आ रहे हैं सोर्सेज से, जो इसका सीवीड का आ रहा है, तो इतने हमने अभी तक टेस्ट नहीं किया है। और दूसरा, जहाँ तक नेचुरल फार्मिंग की मैं बात करती हूँ, तो नेचुरल फार्मिंग में हम एक्सटर्नल जितना भी मटेरियल है या वो सब उसको हम नहीं अवॉइड करते हैं। हम जो है जितना लोकल इंडिजिनस जितना होता है लोकल मटेरियल, उसको हम यूज करते हैं नेचुरल फार्मिंग में। डॉक्टर साहब, इसके बारे में बताइए कि ये कौन सा रूट स्टॉक है और कौन सी वैरायटी लगाई है, और हमने इसमें क्या बीजा हुआ है? ये जो नया ब्लॉक आपको देख ही रहे होंगे कि हमने M9 रूट स्टॉक जो इसमें लगाया है, और M9 रूट स्टॉक पे हमारा जो है काला वेराइटीज जो है, काला की वेराइटीज हमने लगा रखी हैं। और ये अभी जो है हमने मार्च में इसकी प्लांटेशन हुई थी। और इसके साथ साथ जो हमने जुकनी बीच में थोड़ा सा, क्योंकि सॉइल इंप्रूवमेंट के लिए हमने जुकनी लगा रखी है, साइड में हमने जो बीन्स लगा रखी है। और बागवान साथियों, ये वास्पा लाइन है। इसमें आप देखिए कि जो वेस्ट जिसको हम जला देते हैं छिट्टों को, आप इसको पीछे एक ड्रेंच खोद के, ये वाटर होल्डिंग भी करेगा, आपकी अंदर से जाके आगे तक मॉइस्चर भी रिटेन करेगा, और जितना घास फूस या लकड़ी है, वीड है आपका, वो आप इसमें डिकम्पोज कर सकते हैं। उससे इसके एक तो खाद बनेगी और नीचे इसके मॉइस्चर रहेगा और एक शेल्टर मिलेगा, और जितने माइक्रोब्स है उसके अंदर इसको खाएंगे और आपकी सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे एक तरह से। तो आप इस तरीके से ड्रेंच भी खोद सकते हैं। आप देखिए प्रॉपर हर जितनी यहाँ लाइन लगी है, हर इसमें ये लगी है, और एक स्लोप है लैंड में, एक स्लोप भी दिया गया हल्का सा। अभी शायद परे से बंद होगा, लास्ट में इसको शायद परे से भी है, हमारी कनेक्टेड है, और शायद अगर ओवर वाटरिंग होगी तो वो बाहर भी चला जाएगा। तो बागवान साथियों, एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि जब आप कृषि विज्ञान केंद्र रोहड़ू आएंगे, हो सकता आप किस वक्त आए होने, उस वक्त क्या काम हुआ होगा, मगर जो आज का काम है वो जबरदस्त हुआ है। आप यहाँ पर लैंडस्केपिंग सीख सकते हैं, प्राकृतिक खेती सीख सकते हैं, और केमिकल से संबंधित हर इंफॉर्मेशन जिस भी वे में आप आप चलो डॉक्टर साहब, मैं इधर सर, एक आपको मैं यहाँ का ब्लॉक भी दिखाना चाहूंगा। इस ये पूरी लैंडस्केपिंग हुई है, टी लैंड तक, नीचे तक हमारी प्लांटेशन हो चुकी है, और प्रॉपर नॉर्थ साउथ वे में ये हमारा यहाँ का केमिकल का ब्लॉक है। आज मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे ब्लॉक वाइज सारे बगीचे तैयार होने के लिए है, और ये जो ओल्ड ऑर्चर्ड है इसको अपरूटिंग की ओर धीरे धीरे स्टेप वाइज जा रहा है। अगर आप इस पे एक नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा कृषि विज्ञान केंद्र चारों ओर से फेंस है, और इस फेंसिंग के लिए, इस लैंडस्केपिंग के लिए, इसके जीर्णोद्वार के लिए जो बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, जिनके सौजन्य से सारा काम हुआ है, वो यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी नौणी और हमारा अटारी के थ्रू लुधियाना से हुआ है।
और हमारे वाइस चांसलर राजेश्वर सिंह चंदेल जी, हमारे डायरेक्टर रिसर्च संजीव चौहान जी और हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन और हमारे केवीके के प्रूफ, क्योंकि बाकी केवीकेज में पहले से बहुत अच्छा काम होता रहा है, वो डेवलप्ड है, मगर इसको जितना जीर्णोद्वार किया गया इसका, चाहे टैंक्स की व्यवस्था थी, चाहे हमारी फेंसिंग की बाउंड्रीज को फेंस करना था, या ये जो पूरा झाड़ी वाला इलाका था इसको प्रॉपर तरीके से टेरेसिंग की गई है। और बहुत बड़ा ब्लॉक है, इसमें नर्सरी का ब्लॉक भी है हमारे, और ये वाले जो स्पेशली ये नया डेवलप किया था इस साल, तो इसमें डॉक्टर साहब बताएंगे कि हमारे को हमने यहाँ पे क्या क्या फ्रूट है, किस किस फ्रूट के बारे में आपको यहाँ पर आके जानकारी मिल सकती है। देखिए, पहले तो यहाँ पे एप्पल पे ही हमने, सेब पे ही सारा काम कर रखा था, सेब भी हमने लगा रखे थे, लेकिन क्योंकि ये वाला एरिया जो था ये काफ़ी सनी था, तो सनी होने की वजह से यहाँ पे एप्पल की जो प्लांट से ज़्यादा लंबा इसका लाइफ नहीं थी, तो हमने सारा इसका जो है लैंड सारा चेंज करके इसको स्टेप, पहले ये एक स्लोप में था, स्लोप के बाद हमने इसको स्टेप्स में लिया, स्टेप्स के बाद जो अब क्योंकि सनी एरिया ज़्यादा है, धूप यहाँ पे ज़्यादा रहती है, तो हमने इस पे आपका परसिमन और स्टोन फ्रूट्स में भी हमने आड़ू, प्लम और आपके खुमानी और साथ ही साथ अखरोट भी हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ये सारे जो इस एरिया में हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। बाकी जो हमारा जो जहाँ पे थोड़ा शेड रहता है, टेम्परेचर कम रहता है, वहाँ पे हमने जो है सारा एप्पल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ हमने फिग की वेराइटीज़ भी हमने इंट्रोड्यूस किया है, कीवी ब्लॉक हमने अलग से बनाया है, और साथ ही साथ हमारे पास पोमग्रेनेट का अलग ब्लॉक है। तो इस तरह से छोटे छोटे ब्लॉक्स हमने सारे बनाए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा जो है परसिमन का ब्लॉक है, इसके साथ जो है आगे पीच का ब्लॉक आप देख रहे हैं, और आप इसमें भी देख रहे हैं कि हमने इंटरक्रॉप कर रखा है, इसमें सारा आलू लगा रखा है, जिससे कि हमारी जो नई प्लांटेशन है वो अच्छे से डेवलप कर सके। उसके लिए हमने आलू भी इसमें लगा रखा है। और ये वाला एरिया देखेंगे, इसमें हमारे पास जो है ये प्लम है, प्लम के बाद आपका आड़ू है, आड़ू के बाद खुमानी है, खुमानी के बाद परसिमन है। ये एक बैरियर के तौर पे हमने, एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे हमने लगाया है कि किस तरह से हम एज ए बैरियर जो एक दूसरे के लिए हम तैयार कर सकते हैं, कि जिससे बीमारी जो है हमारी ज़्यादा स्प्रेड ना हो। और साथ में जो हमने नीचे अगर आप देखें, इस एरिया में जो सारा हमारा सोयाबीन लगा है, जो कि एक नाइट्रोजन सोर्स के रूप में हमारा काम कर सकता है। तो हमने सारा जो है सोयाबीन हमने इसमें सारे में सोइंग कर रखी है इसकी। और बागवान साथियों, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जब आप यहाँ आएंगे, जो ये प्लांटेशन हुई है, अगर आप इसको तिरछा देखेंगे तब भी लाइन में दिखेगा, अगर आप खड़े से देखेंगे तब भी लाइन में दिखेगा। इसकी जो लेआउटिंग हुई है वो प्रॉपर हुई है। सबसे जरूरी है कि डिस्टेंस मेंटेन करना, लाइट पेनिट्रेट करना, उसके लिए संबंधित आपको जानकारी अगर मिल सकती है तो आप जरूर केवीके में आए। यहाँ पर जितना स्टाफ, जितनी टेक्नोलॉजी, जितनी जानकारी है वो आप लोगों के लिए उपलब्ध है, इसलिए जरूर इस मौके को ना गवाए और आप रेगुलरली आते रहे, कैंप्स में भाग लेते रहे, क्योंकि ये इंडस्ट्री हमारी है और तभी हम लोग सीखेंगे। आपको स्टोन फ्रूट पे काम करना है, आपको दूसरी तीसरी चीज़ों पे काम करना है, आपको अब तो यहाँ पर हमारे पास फॉरेस्ट्री के भी साइंटिस्ट है। आपको जिस भी तरह की जानकारी चाहिए वो हमारे आपको यहाँ पर मिलेगी। लेआउट की मैं बात करती हूँ, हमारे पास स्पेसिफिकली हमारे पास जो है डॉक्टर अजय प्राप्त है, जो कि प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है। साथ ही साथ हमारे पास टेक्निकल स्टाफ में जो है पाखला जी हैं, उन्होंने इन दोनों की से जो हमने ये लेआउट किया है, एक साइंटिफिक वे में जो हमारा लेआउट हुआ है, तो ये इन दोनों की कंट्रीब्यूशन इसमें रही है लेआउट में। डॉक्टर साहब, आप बताना चाहेंगे कुछ हमारे किसानों को लेआउट? नहीं, फिर भी आपको फार्मर को क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? वैसे मेन तो है स्लोप और ओरिएंटेशन। आपका स्लोप कैसा है, आपका सन का डायरेक्शन फेसिंग है या अपोजिट ध्यान लेआउटिंग करनी चाहिए, क्योंकि आज समस्या आ रही है ना लोगों को, लाइट पेनिट्रेशन की प्रॉब्लम है, दूसरी डिजीज मैनेजमेंट नहीं हो रही क्योंकि घने लग गए हैं बगीचे। तो इसमें और एक बागवान साथियों, एक अच्छी बात है कि इसमें सारा वाटर के लिए भी एक स्पेस रखा गया है। अगर होल्ड करना है आपने तो कहाँ बैक में करना है, क्योंकि अमूमन लोग अंदर कर लेते हैं प्लांट के पास, जिससे हमारे को सॉइल रूट संबंधित समस्याएं ज़्यादा आती है अगर आप अंदर होल्ड करते हैं। और आप देखेंगे कि जो अंदर का भाग है ये डिस्टर्ब नहीं किया गया है, इसको छेड़ा नहीं गया है, और बाहर के भाग में इसमें काम किया गया है। तो आपके ये सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं।
तो बागवान साथियों, आज का फिलहाल जो हमारे साइंटिस्ट है वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जितना भी टाइम मिलता है, और हमारी ये जो प्रॉपर्टी है कैसे इसको डेवलप किया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे साइंटिस्टों की मदद से ये एक बेंचमार्क स्थापित होगा, सारे केज में टॉप पे होगा एक दिन हमारा रोडू का केवी के, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है या किया जा रहा है, अगर इसको कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों को हमें सीखने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। और बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कहाँ से सीखा, तो हमने भी कहाँ से सीखा, पेट से सीख के तो हम भी नहीं आए, कहीं ना कहीं हमारा इंटरनेट का एक योगदान था। मगर जब इंटरनेट नहीं था तो क्या सोचते, तो यही हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स थे जो हमें जानकारियाँ देते थे, प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे जिनके एक्सपीरियंस शेयर हुए जब, तब हमने ये सारी चीज़ें अपने ऑर्चर्ड में करी। तो बागवान साथियों, आप भी ज़रूर आए, विजिट करें और स्पेशली नेचुरल खेती पे ज़रूर फोकस करें। मैंने आपको पहले भी बताया, सॉइल पर ऑलमोस्ट 99% में ऑर्गेनिक पे आ चुका हूँ या नेचुरल पे आ चुका हूँ। जीवामृत हम डालते हैं, घन जीवामृत हम डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें, गौमूत्र, लस्सी, ये सारी चीज़ें तो हम सन 2003-4 से करते आ रहे हैं। तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें पॉसिबल है। धीरे धीरे स्टेप वाइज हम इस केमिकल से शायद बाहर की ओर आ पाएंगे और नेचुरल खेती की ओर हम अपने कदम को बढ़ा पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है और आपको पता है हेल्थ कॉन्शियस सारे लोग हो रहे हैं। आने वाले समय में हमें इस चीज़ की अवश्य मदद मिलेगी और यूनिवर्सिटी को साथ लेके हमें चलना पड़ेगा, शायद तभी हम आगे का रास्ता तय कर पाएंगे। तो बागवान साथियों, आपने देखा कि नेचुरल तरीके से किस तरह हम सेब बागवानी कर सकते हैं और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। साथ ही आप लोग कृषि विज्ञान केंद्र रोहड़ू में स्वयं भी विजिट कर सकते हैं ताकि आप लोग और ज़्यादा अच्छे से इस तकनीक को समझ पाए। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाकर ऑल पर प्रेस करें। इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिला करेगी। हम समय समय पर बागवानी से संबंधित वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।